वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का एग्ज़ाम पंचायत में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए थे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, फिर 1784, फिर 1786, फिर 1793 का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लैंड में 2 संस्था का निर्माण होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या टोटल सदस्यों की संख्या 26 होती है, जिसमें से एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिनका चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य द्वारा किया जाता था। वही बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनके अंदर बम्बई और मद्रास को रख दिया गया। और इनके सबसे पहले बंगाल गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वारन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ और 4 अन्य सदस्य फिलिप फ्रांसिस, बर्वेल, मॉनसन, क्लेवरिंग हुए। और इनके अगले वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिनके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्फे होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड होते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से रिश्वत लेना प्लस उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर आता है संशोधनात्मक अधिनियम 81, जिसको बंगाल जुडिकेचर भी कहते हैं, कहीं बंदोबस्त कानून भी देखने को मिल जाएगा। और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। और जो यह एक्ट एक प्रवर समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, एडमंड बर्थ, उनके अनुशंसा पे ये आती है। और उसके बाद आती है 86 का, फिर 86 आती है, 84 का आता है, जिसमें यह ब्रिटिश अधिकार, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अधिकार का पहला दस्तावेज होता है, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया जाता है। व्यापारिक क्रियाकलाप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही रहने दिया जाता है, जबकि राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक संस्था का निर्माण होता है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और जिनमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से एक राज सचिव, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे और एक चांसलर ऑफ एक्सेचर हुआ करते थे। और गवर्नर जनरल उसकी परिषद को किसी कार्य के लिए, जैसे संधि, समझौता, चाहे किसी प्रकार के कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। और ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य कर रहे थे। और फिर आता है 86 का, यह मुख्यतः कॉर्नवालिस के संबंध में यह एक्ट लाया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद की किसी प्रकार के निर्णय, चाहे मामलों को अब गवर्नर जनरल निरस्त कर सकती थी। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल को अब मुख्य सेनापति बना दिया गया था। फिर आता है 93 में अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश कार्य को बढ़ा दिया जाता है। और इसमें कुछ खास नहीं है, और इसमें यह था कि मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्यों के बदले जो वेतन खर्च आदि होंगे वह भारतीय राजस्व से लिए जाएंगे। और लिखित विधि का प्रारंभ हो जाता है 93 के एक्ट से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। आखिर 1813 का चार्टर एक्ट में क्या विशेषता थी, क्या क्या थे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम पंचायत। आप वहाँ जुड़कर किसी प्रकार की समस्या
आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट में मतलब इससे कुछ एक दो क्वेश्चन जनरली जो देखा जा रहा है कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यह क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश में औद्योगिकीकरण का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था और भारत पे खास कुछ लोगों का मतलब जो कंपनी के मालिकों थे, जैसा कि हम लोग देखा था कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें टोटल 217 साझेदारों की संख्या थी। तो कुछ लोगों का उस पर प्रभुत्व हुआ करता था, जिसके कारण लोग ब्रिटेन के लोगों में असंतोष की भावना आ गए और वे भी चाहते थे कि भारत के साथ वो व्यापार करें। वहाँ के हर आदमी चाहते थे कि भारत के साथ व्यापार किए, लेकिन कंपनी के अधिकार होने के कारण वहाँ पे काफ़ी लोगों में रोष पैदा हुआ और उसी को मद्देनजर रखते हुए 1813 का चार्टर एक्ट आता है। और वहाँ पे और इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा था, जिसके कारण मतलब वहाँ के मालिकों को एक मार्केट की आवश्यकता थी, मार्केट की आवश्यकता थी जहाँ पर वो अपने माल का खपत कर सकते थे और वहाँ से वो कच्चे माल लाकर इंग्लैंड में लाकर उसे वस्तु का निर्माण कर सकते थे। इसके लिए संदर्भ में लाया गया। तो इसमें कहा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार प्लस चाय का व्यापार, चाय के व्यापार का एक अधिकार को बनाए रखा, बनाए रखा क्योंकि हम जानते हैं कि सारा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही खेल था। जो देखा है किस पे कंट्रोल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को क्षति होने की संभावना थी। तो इसलिए चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एक अधिकार बनाए रखा। और आप देखिएगा कि 1813 के एक्ट में यह एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यह हुआ। दूसरा कि भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी। इस एक्ट के माध्यम से अब ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते थे, वो अपना धर्म प्रचार कर सकते थे और लोगों को अपने ईसाई धर्म के बारे में बता सकते थे कि मेरा ईसाई धर्म कैसा है, आदि प्रचार करने की छूट दे दी गई। इससे पहले ये आज्ञा नहीं थी। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट यह है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किए जाने लगे।
आइए हम इस पॉइंट को समझते हैं। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का मतलब कि यह अब कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते थे। मतलब कहने के लिए सामाजिक कार्य थे कि हम भारत में जाएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कहते हैं कि 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन वास्तव में वह चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा का विस्तार भारत में हो, और उस भारत में हो जिससे लोगों को गुलाम बनाया जा सके और उस पर अधिकार करके अपना व्यापार, अपना जो स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। एक्चुअल में यह बात थी। ये और 1 लाख रुपया तो इतने बड़े क्षेत्र में 1 लाख रुपये तो मामूली थे। मेन कॉन्सेप्ट यही थी, और यही मेन 3 पॉइंट आते हैं जनरली, खासकर इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इस 3 पॉइंट से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। और यदि हम चौथा पॉइंट हम लेना चाहें तो चौथे पॉइंट में यह कह सकते हैं कि मद्रास और मुंबई के द्वारा निर्मित विधि को अब ब्रिटिश क्राउन से अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि अनुमोदन लेना, इसे हम इधर लिख देते हैं, अनुमोदन लेना मद्रास प्लस बम्बई ब्रिटिश क्राउन से विधि, ब्रिटिश क्राउन अथवा संसद से अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये 4 पॉइंट हुए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। खासकर इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, खासकर इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं 1833 का। 1833 का अरे चार्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केंद्रीकरण, मतलब भारत में केंद्रीकरण की तरफ, मतलब कि यह पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का तात्पर्य यह हुआ कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इसके माध्यम से अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो पहला यह है कि केंद्रीकरण कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इनके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए।
यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न बनते मिल जाएंगे। यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए और हुए। अब तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या बन सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहले 1773 में पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4+1 हुआ करती थी, 4+1 हुआ करती थी। फिर 84 में इसकी सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। 3+1 कहने का मतलब 3 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल। अब फिर हम लोग देखते हैं कि 1833 में इसमें ये तो सदस्य संख्या 3 रहेगा ही, इसमें एक अन्य सदस्य जोड़ दिए जाते हैं जिसे विधि सदस्य का दर्जा दिया जाता है, विधि सदस्य। अब टोटल फिर से 4 हो गए इसमें, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यह जो विधि सदस्य, जो गवर्नर जनरल के सदस्य के तो मेंबर थे, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं था। तो कह सकते हैं कि वोट देने का अधिकार, किसी मत पे वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पहले देखें कि फिर टोटल सदस्य 5 होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 3 से 4 हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले केंद्रीकरण कर दिया गया, और हम लोगों ने केंद्रीकरण कर दिया गया। हम लोगों ने देखा था कि प्रथम प्रयास केंद्रीकरण का कब किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रथम प्रयास किया गया था, लेकिन पूर्ण केंद्रीकरण आपको यहाँ पे कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इनके अंदर नागरिक और सैन्य शक्ति दे दिया गया, और राजस्व संबंधी अधिकार भी भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। राजस्व संबंधित अधिकार भी उनको दे दिया गया, और कहा गया कि आप भारत के लिए एक बजट का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बजट बनाने का अधिकार। लेकिन आप देखिएगा आगे चलकर, यहाँ से तो नहीं, लेकिन आप आगे चलकर यह अधिकार तो यहाँ मिल जाता है, लेकिन बजट आना आगे स्टार्ट होगा। जैसे कि आगे स्टार्ट होगा, आप देखिएगा कि 1861 में पहला बजट बन के आएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आगे के पॉइंट पे आते हैं। भारत में लिखित विधि का आरंभ हो चुका था, लेकिन यह एकत्रित नहीं थे। तो गवर्नर जनरल को विधि का संहिताकरण मतलब कि अलग अलग विधियों को अलग एक अरेंज में करने का अधिकार दिया गया। संहिताकरण करने का अधिकार दिया गया, और कहा गया कि आप जो भारत में जो विधि है, जो अभी एक अरेंज वे में नहीं थी, एक पैटर्न में नहीं थी, तो आप उसको संहिताकरण कीजिए।
तो अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए गवर्नर जनरल ने एक विधि आयोग का गठन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। विधि आयोग का गठन करते हैं, गठन करते हैं। तो भाई विधि आयोग का गठन होगा तो इसमें कुछ सदस्य हो, आयोग है तो कुछ सदस्य होंगे। तो इसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया जाता है, मैकाले को बनाया जाता है, और इनके सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य इनके साथ ऐड कर दिया जाता है। यह घटना है 1834 की। 1834 में विधि आयोग का गठन होता है और इस विधि आयोग के गठन हुई, इसके अध्यक्ष मैकाले होते हैं और उनके 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इस एक्ट में एक और चीज था, सबसे महत्वपूर्ण चीज, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा करने का मतलब कि उस टाइम बड़े बड़े जमींदार लोग, बड़े लोग, कुछ लोगों को अपने अंदर रखते थे गुलाम बनाकर, और उससे काम मतलब जबरदस्ती काम करवाया करते थे। तो दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह क्वेश्चन संभवतः आने वाले एग्जाम में बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो इधर उधर जो मेन पॉइंट से बन रही है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगी तो दास प्रथा से बनेगी। और इसका दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एलन बरो द्वारा कर दिया जाता है। उन्मूलन का तात्पर्य है कि पूर्णतया इसे दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। कर दी, ये हो गई 4-5 पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट और इसमें छूट गई है कि जो हम लोगों ने देखा कि 1813 में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार में कटौती आती है और भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया जाता है। केवल चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। तो जो इस 2 कंडीशन को ना 1833 में कंपनी को चाय प्लस चीन के साथ व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो इसमें थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य का आगमन होता है। और इसके बाद व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता था। व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके बाद विधि संहिताकरण होता है, जिसके अध्यक्ष मैकाले होते हैं 1834 में, और दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है लॉर्ड एलन बरो द्वारा 1843 में। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब आते हैं 1853 का। 1853 का या इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आती है। 1-2 पॉइंट है इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि कंपनी ये EIC के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विधि कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया जाता है।
प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया जाता है और इसके अंतर्गत एक विधान परिषद की स्थापना होती है। एक विधान परिषद की स्थापना होती है। विधान परिषद की स्थापना होती है और ये विधान परिषद में मतलब कि क्षेत्रीय प्रांतों से सदस्य का चुनाव होने लगता है और या इसे हम केंद्रीय विधान परिषद भी कहते हैं। इसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहते हैं। केंद्रीय विधान परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रांतों के सदस्यों को इसका सदस्य बनाया जाता है। आप देखिएगा कि 6 विभिन्न प्रांत जैसे बंगाल हो गए हैं, मद्रास हो गए हैं, बम्बई हो गए हैं, पंजाब से सदस्य इसमें आने लगेंगे और फर्स्ट बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आता है। फर्स्ट टाइम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, फर्स्ट टाइम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आता है और यदि किसी प्रकार का विधि बनता है, किसी प्रकार के विधान परिषद द्वारा जो विधि बनता है तो गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होना मतलब अनुमोदन होना अनिवार्य कर दिया गया। और अनिवार्य गवर्नर जनरल का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कर दिया गया और इस पे मतलब जो विधि बनती थी, जो विधान परिषद द्वारा जो विधि बनेगी उस पर वो अपना वीटो का भी यूज कर सकते थे। इसके अंतर्गत बंगाल में मतलब बंगाल के प्रशासनिक व्यापारिक देखरेख के लिए एक एलजी का नियुक्ति किया गया। एलजी का नियुक्ति किया गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट यह हो गया, दूसरा पॉइंट यह हो गया। तीसरा पॉइंट यह होगा कि अब मतलब कहने का मतलब यह था कि मतलब ब्रिटिश शासित क्षेत्र में यदि किसी पद के लिए कह सकते हैं, किसी पद के लिए यदि किसी व्यक्ति की चुनाव किया जाए तो वो रंग भेद की नीति पे नहीं होगी, जन्म स्थान की नीति पे नहीं होगी। वो अब उसके जगह संयुक्त परीक्षा के द्वारा अब उनका चुनाव हो गया। मतलब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे चुनाव की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। जिसके लिए आप देखिएगा कि एक भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक मैकाले समिति बनाया जाता है। शायद 53 में, हाँ 53 परीक्षा के लिए एक समिति बनाया जाता है। जिसे मैकाले समिति कहते हैं। शायद 1853 या 54 ऐसे ही कुछ है, वो ऐसे ही कुछ है बनाया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि यह एक सतत विकास था जो कि निरंतर मतलब कि इस विकास का ही परिणाम था कि
इतने चार्टर एक्ट हमारे बीच आ रहे थे। आप लोग इसे पहले नोट कर लें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमने देखा कि एक विधान परिषद का स्थापना होती है, प्रथम बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आता है, बंगाल के एलजी का नियुक्ति होता है और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का आयोजन मतलब संयुक्त परीक्षा का आयोजन का शुरुआत हो जाता है और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत हो जाता है, जिनके समिति मैकाले हुए, जिसके मैकाले समिति के अंदर होना प्रारंभ कर दिया और शायद इसका होगा 54 होना चाहिए, हाँ 54 ही होगा, 54 सॉरी 1854 में यहाँ से संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। उफ